हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस के बारे में। प्रथम शाब्दिक परीक्षा जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस वीडियोज़ में देखेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लिया है और वो फाइनली जाते जाते जो है एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देख लें, शायद आपके कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप वीडियो शुरू करते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ सबसे पहला सवाल जो है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। सवाल में आपसे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 और 2। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, 1 और 2। तो अब हम यानी कि दोनों कथन जो है आपका सही है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके डिफिनेशन को अगर हम समझें तो यहाँ पे कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक है, और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर व मिश्रण से आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ बनता है। इनका कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें कोई बाहरी पदार्थ ना तो इन करता है और ना ही वहाँ से कोई बाहर जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें कोई भी बाहरी पदार्थ अंदर नहीं आता है और अंदर वाला बाहर नहीं जाता है। चलिए उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि सोडियम है। ठीक है, सोडियम को ऑक्सीजन में जलाया गया। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब लेकिन ये बन गया तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के एग्जाम में एक चीज़ और आता है, इसको बैलेंस करने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम 2 को है, तो यहाँ पे सोडियम 1 है इस तरफ, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे इसको। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, तो ये सोडियम बैलेंस हो गया। इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। तो दोनों तरफ क्या हो गया, 2-2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, अकेला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 2 लगाया तो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये पूरा बना नहीं है, अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने 2 लगाया यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे सोडियम कितना हो गया, 4 हो गया। 2 इधर 2 इधर, 2 दूना 4 हो गया। लेकिन हमने तो यहाँ पे 2 लगाया, तो अभी ये 2 नहीं होगा, ये 2 कैंसिल होकर के 4 हो जाएगा, यानी 4 सोडियम। अब देखिए यहाँ पे 4 सोडियम 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये समीकरण बैलेंस हो गया। लेकिन हमें समझाना था आपको रासायनिक अभिक्रिया। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हुआ क्या, 2 पदार्थ आपस में जुड़ गए। ठीक है, अब इसमें कोई तीसरा नहीं आया है, इसी में से क्या हुआ, जो अभिक्रिया में भाग लिया था उसी वही दोनों मिल करके क्या किया, एक नया प्रोडक्ट बनाया। कोई भी बाहर से आया नहीं, ना ही कोई अंदर से बाहर गया। ठीक है, तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। बस इसी चीज़ को आप लोगों को समझाना था, समझ जाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल होगा उसको देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होगा यदि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा। ठीक है, तो उपचयन याद रखिएगा, उपचयन। ठीक है, उपचयन का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, यानी ऑक्सीजन जो है ना उसमें जुटेगा, है ना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। यदि किसी अभिक्रिया से आपको पता चलेगा कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इतना ही आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट जो सवाल होगा। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कि श्वसन, जिसको हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे है, चलिए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है
कि जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उत्पाद का निर्माण तो होता है, साथ ही साथ हीट उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो ऐसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जीवित रहने के लिए ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, यानी कि जब हम लोग खाना को पचाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, जिससे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है और इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है और ये ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यानी कि यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो देख लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि आप लोगों को ऑप्शंस में दे दिएगा संयोजन अभिक्रिया को पहचानने के लिए, तो देखिएगा दो प्रोडक्ट आपस में मिलकर, है ना, जैसे कि H2 और O मिल करके H2O बन जाता है। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, एक ही पदार्थ बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, तो वो आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी कि योजन हो रहा है, जुट रहा है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण वो हो जाएगा जिसमें अभिक्रिया है जो पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देती है, यानी कि एक ही चीज़ रहेगा। ठीक है, एक ही चीज़ लेगा, उसको कुछ अभिक्रिया कराया जाएगा और वो क्या रहेगा, दो पदार्थ बनेगा या फिर तीन पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होगा उसे हम ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा जो है उसमें सूख जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, ह्रास होगा ऊष्मा का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब वो किस रंग का होता है, तो वो जो होता है बैंगनी रंग का होता है। यानी लिटमस जो होता है ना, वो लिटमस की वैसी स्थिति जब वो अम्ल भी नहीं होगा, वो क्षार भी नहीं होगा, तब उसका कलर जो है वो बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप इसको जो व्याख्या है व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलयन जो होगा वो बैंगनी रंग का रंजक हो जब दो थैलोफाइटा समूह से पौधे से निकलता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ये बैंगनी रंग का होता है। तो इन सब बातों से आपको एक ही बात याद रखना है कि किसी भी चीज़ का जो पदार्थ होता है वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका पता हम लोग किससे लगाते हैं, तो लिटमस से लगाते हैं। किससे लगाते हैं, लिटमस से लगाते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें आपका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे जो इंपॉर्टेंट लाइंस होगा वो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अम्लों का जो स्वाद होता है, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, उसका स्वाद खट्टा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होगा, तो अम्ल का जो स्वाद होगा वो खट्टा होगा, जबकि क्षारक का स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। ये दोनों जो है बिल्कुल आपका जो है इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। फिर से एक बार याद दिला देते हैं, अम्ल जो होगा उसका स्वाद जो होगा वो खट्टा होगा। अम्ल क्या होगा, उसका स्वाद खट्टा होगा और क्षारक का स्वाद क्या होगा, कड़वा होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देगा। अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा, जबकि क्षारक जो है लाल को नीला कर देता है। क्षारक क्या करता है, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, दोनों लाइनों को अच्छी तरह समझ के जाएंगे। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में रहता है, यानी इनमें से कौन सा तत्व, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम। तो हाइड्रोजन, सभी अम्ल, जितने भी अम्ल हैं सभी में हाइड्रोजन का तो रहना जरूरी है, वो हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा सभी अम्लों में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर जो इसका डिस्क्रिप्शन इसको देखिएगा, सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है। यही कारण है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अम्ल जो हो गया वो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। अम्ल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, याद रखिएगा। अम्ल जो है, अम्ल जितने भी अम्ल होंगे धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्पन्न करेगा, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। इसके आगे जो इम्पोर्टेंस है वो है हमारा पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल में जो हम लोग पता लगाते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। देखिए कोई भी विलयन में अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए अगर विलयन का पीएच मान 7 आ जाएगा, विलयन का पीएच मान 7 आ जाएगा तो इसके मतलब कि विलयन जो है वो उदासीन है, यानी कि वो न्यूट्रल है, वो ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। पीएच मान यदि 7 रहा तो ठीक है। यदि पीएच का स्केल का मान जो है विलयन का मान 7 से कम हो जाएगा, यानी 7 से नीचे चला जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। 7 से नीचे रहेगा तो
अम्लीय रहेगा। 7 से कम रहेगा पीएच मान तो वो अम्लीय रहेगा, और 7 से अधिक रहेगा तो वो जो है क्षारीय वृद्धि को दर्शाता है। वो किसको जाता है? क्षारीय हो जाता है। ठीक है, 7 में रहेगा, अगर उसका मान 7 आया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, वो ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। अगर उसका रीडिंग 7 से नीचे रहा तो वो अम्लीय, और 7 से ऊपर रहेगा तो वो क्षारीय। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। ये एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर जलीय अम्लीय वर्षा कहलाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मुंह का पीएच मान 5.5 से घट जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये सब आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट मैट्रिक लेवल के लिए नहीं। इसमें से आपको थोड़ा बहुत ये देखकर जाना है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.5। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 7.5। मानव मूत्र का पीएच मान 6.5 से 7.5। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसमें आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका नींबू के रस। ठीक है, नींबू के रस का पीएच मान 2.2। उसके बाद रक्त तो अभी आप पढ़े ही 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? तो किस अम्ल का प्रयोग होता है? बेकिंग सोडा का, है ना। किसका, कौन सा अम्ल होता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है अग्निशामक में। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा हम लोगों का। ये वाला टॉपिक आप लोगों को याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट है, इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ये लाइन याद रखना है आपको। दूसरा आपको याद रखना है, असमतल दर्पण का जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो वस्तु के साइज के बराबर होता है। ठीक है, ये 2 लाइन आपको याद रखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होगा, और प्रतिबिंब का साइज जो है वो वस्तु के साइज के बराबर होगा। समतल, ठीक है, समतल का मतलब समान, यानी कि समान साइज का बनेगा। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन जो आपको याद रखना है वो यहाँ से याद रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो एक ही बार में आपको याद रख लेना, जो टॉर्च होता है, टॉर्च में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में, यानी हेडलाइट में, गाड़ियों के जो हेडलाइट होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञों के द्वारा प्रतिबिंब देखने के लिए, यानी दंत विशेषज्ञ जो देखिएगा एक छोटा सा मिरर लेकर के देखते हैं दांतों को, यानी दांत के डॉक्टर के द्वारा जो प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी अवतल दर्पण होता है। और सेविंग दर्पण, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने बाल बनाने के लिए या सेविंग कराने के लिए, तो वहाँ पर कौन सा दर्पण होगा? तो वहाँ पर भी जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी चारों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है। अवतल दर्पण का देख लीजिए कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों के पश्चिम दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए पार्श्व साइड में लगा रहता है, यानी पीछे साइड में लगा रहता है? तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। वाहनों में पीछे साइड के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है? उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जिसको हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट हमारा पूछ रहा है इसमें कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो सर्वाधिक होगी? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कब होती है? निर्वात में होती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पर ये वाला लाइन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की चाल निर्वात में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है कि इस दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव कहाँ से प्रतीत होगा? समतल और उत्तल दोनों में प्रतीत होगा। ठीक है, सीधा प्राप्त होगा। पूछ रहा सदैव सीधा प्राप्त होगा, तो समतल में भी और उत्तल दर्पण दोनों में आपका जो है सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला सवाल हमारा, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस क्या है आप लोगों के लिए कि जो अभी तो हमने आपको बता दिया कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, लेकिन इसको डी द्वारा जो है दर्शाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि लेंस की जो क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी उसका अपोजिट होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक सवाल आपको देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा? तो वो बनता है हमारा रेटिना पर, यानी दृष्टि पटल पर। अगर आपको अंग्रेजी में दिया जाएगा तो रेटिना दिया जाएगा, अगर हिंदी में पूछेगा तो दृष्टि पटल होगा। याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है।
अब आ जाते हैं इसकी व्याख्या पर। व्याख्या पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो आपको देखना होगा, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर देखिएगा परितारिका क्या है, परितारिका है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये एक गहरी पेशीय डायग्राफ होता है, ठीक है, और ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पुतली जो आँख में जो पुतली होता है उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका यानी कि आइरिस। याद रखिएगा, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे आँख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वो भी आइरिस करता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। रेटिना जो है हमारा, उसके पर जो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रेटिना का कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, ये सब तो ठीक है ना, बस आप जहाँ तक बताएं आप उतना याद। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाएगा। ये दोनों सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है दुर्ग दृष्टि दोष, है ना, व्यक्ति वाले नीचे दिए कथन पर विचार करना है। तो दुर्ग दृष्टि दोष में हमने आपको बता दिया था, वहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट, नेत्र दान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण किया जाता है। जब हम लोग आंख को दान कर देंगे तो उसके कौन से भाग का उपयोग किया जाता है, तो कॉर्निया का सिर्फ उपयोग किया जाता है। टोटल आंख का उपयोग नहीं होता, सिर्फ उसका कॉर्निया निकाल करके दूसरे इंसान में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका कौन सा रंग सबसे अधिक मुड़ेगा यानी विक्षेपित होगा, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका बैगनी रंग। बैगनी रंग जो है वो अधिक मुड़ता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा, तारों के टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण संभव होता है। तो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव होता है, याद रखेंगे। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, प्रकाश प्रकृति में निम्नलिखित परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। यानी प्रकाश के एक होता है अपवर्तन, एक होता है प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देगा, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये तीनों लाइन आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।